हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे वगैरह पढ़ा था, उत्तराखंड की जलवायु के बारे में पढ़ा था। चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक आ जाएगा जो उत्तराखंड हम पढ़ रहे थे दोस्तों, जो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। ठीक है दोस्तों, तो उसी में आ जाएगा भौगोलिक परिचय। तो इसी का एक पार्ट है ये। ठीक है दोस्तों, संक्षिप्त प्राकृतिक आपदा व प्रबंधन। ठीक है, इसी का पार्ट है प्राकृतिक आपदा व प्रबंधन। यानी प्राकृतिक आपदा हम किसको बोलते हैं दोस्तों? ठीक है, प्राकृतिक आपदा है जो यानी प्रकृति से होती है। ठीक है, जैसे बाढ़ आ गई कहीं तो वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। कहीं बिजली गिरी, बादल फट गया तो वो क्या है? प्राकृतिक आपदा होगी। ठीक है दोस्तों, कहीं भूस्खलन हो गया वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है दोस्तों, जैसे 2013 में आई थी वो बाढ़ आई थी, केदारनाथ में आई थी ना, केदारनाथ में। तो वो क्या था? बहुत ज़्यादा बारिश आई थी उस टाइम पे, उसके बाद वो बाढ़ आ गई। तो वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कहीं भूस्खलन होता है तो वो क्या है? जैसे सुनते होंगे आप कई जगहों पे कि बादल फट गया, तो बादल फटना वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड है, ठीक है दोस्तों, इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं करती है? ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं देखेंगे यूके को जो प्रभावित करती है। ठीक है, अब कौन सी करती हैं? भूकंप हो गया, भूकंप तो है ही। भूकंप क्या है? ये तो करती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो किस में आता है? सुना होगा आपने, जोन 4, जोन 5 में। तो ये क्या होते हैं? हाई होती है। ठीक है, यहाँ भूकंप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जोन 4 जोन 5 में। ठीक है, तो पहला हो गया भूकंप हो गया, फिर अगला आ गया क्या होता है यहाँ? भूस्खलन हो गया। भूस्खलन जैसे कहीं होता है ना, कहीं कि जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच मिट्टी जो है अपने आप मलबा आ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? भूस्खलन बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो वो भूस्खलन हो गया। फिर उसके बाद भूस्खलन होता है, फिर अतिवृष्टि होती है, यानी जैसे बारिश आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्त, तो उससे भी क्या आती है? आपदा आती है। अतिवृष्टि आएगी तो उससे क्या होगी? बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, बादल फट जाएंगे, यानी बादल फटना। ठीक है, तो ये इसी में आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका जो हिमखंड होते हैं उनका गिरना। हिमखंडों का गिरना। तो हिमखंड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये तपोवन साइट, यहाँ हाल में 1-2 महीने पहले जो ग्लेशियर था वो फूटा था। ठीक है, तो ग्लेशियर टूटा या फूटा जो भी हुआ, उससे क्या हो गया? नदी में पानी बढ़ गया। ठीक है, तो पानी बढ़ गया तो उससे क्या? बाढ़ आने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्त, तो ये कारण ये हो गया हिमखंडों का गिरना। ठीक है, और फिर वन अग्नि। ठीक है, जैसे पहाड़ों में कई लोग क्या लगा देते हैं? आग लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? वो सोचते हैं कि आग लगाने से पुराना जो भी है वो, जो पुराने कांटे वगैरह होंगे, पुरानी झाड़ी झूड़ी होंगी, वो क्या हो जाएगी? सब जल जाएंगे और फिर उसमें घास उग जाएगी। जबकि वो क्या है? ये गलत है। ठीक है, आग नहीं लगानी चाहिए हमको दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वन में क्या होते हैं? बहुत सारे जीव जंतु होते हैं हमारे जो जल जाते हैं। ठीक है, भस्म हो जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखते हैं कि जोन 4 में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जोन 4 में आने वाले ज़िले। ठीक है दोस्तों, जो जोन 4 है उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो जो जोन 4 में आएंगे ज़िले वो कौन कौन से हैं? आपका हो गया
देहरादून हो गया, ठीक है दोस्तों। टिहरी हो गया, ठीक है। उत्तरकाशी हो गया, ठीक है। यानी यूएसएन यानी उधम सिंह नगर हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला हो गया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं? संवेदनशील जोन 4 में, ठीक है। जो हमारा संवेदनशील जोन 4 है भूकंप की दृष्टि से, ठीक है। ये जोन 4 में आते हैं। ये क्या होता है? जो भूकंप होता है ना दोस्तों, तो आता कैसे है भूकंप? जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट रहती है, ठीक है, तो प्लेट की क्या होती है? गति रहती है। तो वो गतिशीलता के कारण, जैसे कभी ज़्यादा गति होगी, प्लेटों की गति हो गई, आपस में प्लेट टकराती हैं, उससे भूकंप आता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब आ जाएंगे हम जोन 5 में। ये कौन कौन से आते हैं, ठीक है। जोन 5 में, जोन 5 में पहला हो गया चमोली। चमोली किस में हो गया आपका? जोन 5 में। उसके बाद रुद्रप्रयाग, ठीक है दोस्तों। रुद्रप्रयाग हो गया जोन 5 में। फिर अगला आ गया अल्मोड़ा, ठीक है दोस्तों। फिर आ गया पिथौरागढ़, ठीक है दोस्तों। फिर अगला आ गया चंपावत, ठीक है। तो ये किस में आ गया आपके? जोन 5 में, ठीक है। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट आ गया आपके जोन 5 में, ठीक है। तो ये जो उत्तराखंड में जो भूकंप आता है, तो ये आता कैसे है दोस्तों? जो प्लेटों के टकराने से या प्लेटों की गतिशीलता के कारण, ठीक है दोस्तों। तो भूकंप किस कारण आते हैं? जो प्लेट होती है ना, पृथ्वी के अंदर होती हैं, जो धरातल के अंदर, तो वो क्या होती है? उन प्लेटों को, वो प्लेट आपस में, जैसे ये है, ठीक है, प्लेट। तो ये प्लेटें दोनों, ये इधर को फोर्स लगाएंगी, ये इधर को फोर्स लगाएंगी, तो ये दोनों टकराएंगी, तो आपस में क्या होगी? हलचल होगी। जैसे आप देखना, एक बर्तन, एक कटोरी यहाँ पे रखना, एक कटोरी, दोनों कटोरियों को आपस में, इसको इधर से इधर को धक्का देना, इसको इधर को, तो दोनों टकराएंगी, क्या होगी? आपस में। फिर दोनों इधर उधर गिरती हैं, तो क्या होता है? यानी कंपन होती है। वैसे ही पृथ्वी के अंदर जो प्लेट होंगी वो टकराएंगी, तो क्या आएगा? कंपन होगी, यानी भूकंप आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब आ गया कि जो टिहरी बांध है ना दोस्तों, जो टिहरी बांध है, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा होती है ना, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, यानी जिससे भूकंप आता है, ठीक है, केंद्रीय भ्रंश रेखा, वो क्या है? टिहरी बांध के नीचे है, ठीक है। टिहरी बांध के नीचे, ठीक है, क्या है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले टॉपिक में। और आपने सुना होगा, जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है वो कहाँ से जाती है? यहाँ पे लिख रहे हैं, जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है कहाँ से गुजरती है? एक सेकंड दोस्तों। जो
मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है ये गुजरती है आपकी कहाँ से, बृहद व मध्य हिमालय के मध्य से, ठीक है। बृहद व मध्य हिमालय के बीच, यानी जैसे ये हो गया, जैसे ये वाला पार्ट हो गया बृहद हिमालय, ठीक है, और ये हो गया मध्य हिमालय, तो इन दोनों के बीच से ये केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजर रही है, ठीक है। तो ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, तो इन दोनों के बीच में गुजरती है, इसलिए इस प्लेस पे क्या होगा, ज़्यादा कंपन होगी, यानी ज़्यादा भूकंप आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक में। अब देखो, जो वाडिया संस्थान है देहरादून में है ना, वाडिया संस्थान, जो वाडिया संस्थान है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, ये इसने अध्ययन किया, तो इसके हिसाब से इसका जो अध्ययन था, ठीक है, वाडिया संस्थान का जो रिपोर्ट थी, अध्ययन किया, जो रिपोर्ट निकाली इन्होंने, जो सर्वे किया, ठीक है, इन्होंने एक सर्वे किया, तो इनकी रिपोर्ट जो निकली, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भूकंप की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिले कौन से हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील जिले, तो सबसे अधिक संवेदनशील जिले किसको बताया इन्होंने, एक तो हो गया आपका चमोली, ठीक है, दूसरा क्या हो गया पिथौरागढ़, ठीक है। तो जो वाडिया संस्थान थे, इन्होंने सर्वे किया, तो इन्होंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा वो कहाँ है, चमोली और पिथौरागढ़ में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, ये संवेदनशील जिले हैं, ठीक है, ये दो जिले सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, जहाँ भूकंप ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं भूकंप मापी जो स्टेशन है वो कहाँ कहाँ है उत्तराखंड में, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे भूकंप मापी स्टेशन, इसको अगर आपके पास हाइलाइटर है तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, नहीं तो इम्पोर्टेंट लिख दो, ठीक है, स्टार लगा दो आप, जो भी है, ठीक है, स्टार लगा दो कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूकंप मापी स्टेशन कहाँ कहाँ है, एक तो है आपका आपकी राजधानी देहरादून में, ठीक है, दूसरा हो गया आपका टिहरी में, ठीक है, तीसरा हो गया आपका गरुड़ गंगा, ठीक है। अब ये तो आ गया देहरादून, ठीक है, टिहरी, ठीक है, अब गरुड़ गंगा कहाँ है, ये आप लोगों की समझ में, तो ये कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चमोली में जोशीमठ के आसपास है, ठीक है, जोशीमठ के पास, ठीक है। तो ये हो गया गरुड़ गंगा। तो राज्य में भूकंप मापी स्टेशन कहाँ कहाँ है, एक हो गया देहरादून, दूसरा हो गया टिहरी, तीसरा हो गया गरुड़ गंगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं राज्य में जो सबसे ज़्यादा आपदाएं आती हैं वो क्या है, कौन सी आपदाएं आती हैं, यानी कहेंगे सर्वाधिक आने वाली आपदा, यानी सर्वाधिक कौन कौन सी आपदा आती है, एक तो हो गया आपका बाढ़ या भूस्खलन, बाढ़ यानी बादल फटना, ठीक है, और भूस्खलन मेन यही है, ठीक है, बादल फटना और भूस्खलन, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखते हैं भूस्खलन के कारण क्या है, यहाँ पे लिखो भूस्खलन का
कारण। पहला तो हो गया मानवीय हस्तक्षेप, यानी मानव क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। जैसे कोई आग लगा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होंगे, पेड़ जलेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश आएगी, पेड़ नहीं रहेंगे तो वो ज़मीन धीरे धीरे खिसक जाएगी, ठीक है। और जैसे रोड बननी है, ठीक है, तो रोड बननी तो वो क्या होगा, मिट्टी एक जगह पे नहीं रहेगी, पेड़ कटेंगे तो भूस्खलन होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरा क्या है, पहाड़ है। पहाड़ कैसे हैं, ऐसे ऐसे होते हैं सीधे ढलान में, ठीक है, तो ऐसे होते हैं। तो अगर यहाँ पे टूट गया तो ये पूरा टूटते 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 यहाँ तक टूटेगा। या ये है, अगर यहाँ पहाड़ टूट गया ये नीचे से, तो ये पूरा ऊपर तक अपने आप ही टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कच्चे पहाड़ है, इनको क्या बोल सकते हैं हम, कि कच्चे पहाड़, ठीक है। तो ये दो कारण हो सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। अगला, जो राज्य का सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था, यानी राज्य में, यानी लिखेंगे राज्य में सबसे बड़ा भूस्खलन या बाढ़ कब आई थी। तो ये आपने 16-17 सुना होगा, 16-17 जून 2013 को यही सबसे बड़ी आपदा थी, ठीक है, उत्तराखंड में। इस आपदा में लगभग कितने लोगों की जान गई थी, लगभग 5700 के करीब, ठीक है, यानी 6000 के करीब मान सकते हैं हम, ठीक है। और इसमें आर्थिक क्षति कितनी हुई थी, आर्थिक क्षति हुई थी जो लगभग 1300 करोड़ की आर्थिक क्षति हो गई थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, आपदा प्रभावित क्षेत्र सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र था, जो केदारनाथ व क्या, मंदाकिनी नदी का या घाटी, मंदाकिनी घाटी, ठीक है, केदार व मंदाकिनी घाटी, ये सबसे ज़्यादा क्या था, प्रभावित क्षेत्र था, ठीक है दोस्तों। अगला है, जो आपदा आई थी उसमें लगभग कितने मार्गों को कितना मार्ग नुकसान हुआ, ठीक है। तो कितने मार्गों को नुकसान हुआ, जो 40 थे मुख्य मार्ग, ठीक है, 501 जो लिंक रोड बोलते हैं ना, यानी इनको बोल सकते हैं हम क्या, संपर्क मार्ग, ठीक है दोस्तों। और फिर 308 पैदल मार्ग, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे संपर्क मार्ग क्या होगा, एक तो हो गया मेन, जैसे ये, ठीक है, ये रोड है, मेन रोड है, ठीक है दोस्तों। अब लिंक रोड किसको बोलते हैं, जैसे एक तो ये होगी मेन रोड, ठीक है, ये जा रही है जाते जाते। अब लिंक रोड ये जो ये गाँव से निकल रही है, ये एक रोड इस गांव को जा रही है, एक रोड इस गांव को जा रही है, कोई कहीं से गांव को जा रही है, तो ये क्या होगी, लिंक, यानी संपर्क मार्ग हो गया, ठीक है, संपर्क मार्ग है, ठीक है, इस टाइप से होगा। अब आते हैं, जो आपदा में हुई थी वो मंदाकिनी की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई थी, जो 2013 में कौन सी नदी पे आई थी, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी नदी में आई थी, तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई थी, लंबाई में 5 किलोमीटर वृद्धि, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, इम्पोर्टेंट है, बाकी तो नहीं भी आएगा, लेकिन ये हाँ आने की 99% संभावना है, ठीक है, कि कितने किलोमीटर की वृद्धि हो गई थी, ठीक है दोस्तों। अब जो राहत अभियान चलाया गया था, अगले स्लाइड पे लिखते हैं, जो 17 जून 2013 से 2 जुलाई 2013
13 तक कौन सा अभियान चलाया गया था केदारनाथ घाटी में, ये उसी की बात हो रही है, ठीक है, केदारनाथ आपदा की। तो ये कौन सा अभियान था, राहत अभियान चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। और इस अभियान का नाम क्या था, इस अभियान का नाम था ऑपरेशन सूर्य होप, ठीक है। ऑपरेशन सूर्य होप, ठीक है दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम था, ठीक है। तो कौन सा अभियान था, राहत अभियान, और इसका नाम ऑपरेशन सूर्य होप था, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। अब केदारनाथ में कितने दिन तक पूजा नहीं हुई थी, 86 दिन तक, ठीक है, 86 दिन तक पूजा नहीं हो पाई थी, पूजा नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो राज्य की सबसे बड़ी आपदा है, इसलिए हम इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है एनडीआरएफ वगैरह इसकी मदद करी थी, ठीक है। अब देखते हैं उत्तराखंड में कितने सेक्टरों में बांटा गया है, ठीक है, आपदा प्रबंधन को कितने सेक्टरों में बांटा गया है उत्तराखंड में। आपदा प्रबंधन को कितने सेक्टर में बांटा है, यानी कितने सेक्टर में बांटा है इसको, 25 सेक्टरों में, ठीक है, 25 सेक्टरों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर नहीं किया शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आपको जो भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और कौन से, जो जितना इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको मार्क कराते रहूँगा, ठीक है, साथ साथ में। और आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है दोस्तों, इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। आप एक कॉपी ले लीजिएगा, एक कॉपी, उसमें से लिखते रहिएगा आराम से, नोट्स एक लाइन दो लाइन के जो होते हैं उस हिसाब से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग सेक्शन, ठीक है दोस्तों। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके बाय बाय, हैव ए गुड डे।